Causal reasoning. Causal reasoning, whenever we say, it means there is a story about the cause and effect relationship. Whenever we say कि कोई भी एक फैक्टर है जो कि वजह बना है किसी भी आउटकम की, या के किसी भी रिजल्ट, किसी भी इंसिडेंट, किसी इवेंट, किसी भी चीज़ की, किसी एक चीज़ के होने से कोई दूसरी चीज़ होना, और किसी एक चीज़ के होने से कोई दूसरी चीज़ कैसे हुई, दैट इज़ ऑल अबाउट कॉजल रीजनिंग। हम स्कूल में एक स्टोरी पढ़ा करते थे, बारिश का जो प्रोसेस है उसके बारे में, कि सूरज की हरारत से दरियाओं और समुद्रों का पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाता है। ये आबी बुखारात हवा के साथ इधर उधर उड़ते रहते हैं। ये बुखारात जब किसी ठंडे मकाम से गुजरते हैं तो पानी के छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं। हवा इन कतरों को सहार नहीं सकती है, लिहाजा ये पानी के कतरे ज़मीन पे गिरने लगते हैं, जिन्हें हम बारिश कहते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि वही लाइन्स आपको मैं बताऊं जिस तरह से हमने पढ़ी थी। तो ये जो सूरज की हरारत है वो कैसे वजह बनता है बारिश की, इसके बारे में एक पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई। तो सूरज की हरारत या सूरज की जो हीट है वो बारिश को कॉज करती है। कैसे कॉज करती है, दैट्स ऑल अबाउट कॉजल रीजनिंग। कि वो बारिश किस तरह से बनती है ड्यू टू हीट ऑफ सन। उससे पानी जो जितना भी होता है वो कन्वर्ट होता है आबी बुखारात में, और फिर वो ठंडे मकाम से गुजरते हैं तो ज़्यादा नमी होने की वजह से पानी के कतरों में तब्दील होके ज़मीन पे गिरना शुरू हो जाता है। तो यस, इट इज़ लॉजिकल, हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ऐसा ही होता होगा। तो कॉजल रीजनिंग का मतलब ये हुआ कि कैसे एक फैक्टर किसी इंसिडेंट, किसी आउटकम, किसी रिजल्ट, किसी कॉन्सिक्वेंस की रीज़न बनता है। अब इसमें हमने बात की कॉज एंड इफेक्ट की। एक फैक्टर जो कि वजह बन रहा है, और दूसरा कोई भी इंसिडेंट, कोई भी आउटकम, कोई रिजल्ट, कोई इंसिडेंट जो कि उस फैक्टर की वजह से हो रहा है, उसको हम इफेक्ट कहेंगे। तो लेट्स नो अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट। कॉज कहते हैं कोई भी ऐसा फैक्टर जो वजह बन रहा है, जो जिसकी अक्रेंस की वजह से कोई रिजल्ट अकर होता है। अब जो रिजल्ट है उसको हम इफेक्ट कहेंगे। एक और एग्जांपल आपके साथ में शेयर करती हूँ कि हम जानते हैं व्हेन एवर अ बैक्टीरिया और वायरस एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, तो उसके बाद वो कॉज करता है। अब ये खुद कॉज है, बैक्टीरिया या वायरस खुद एक कॉज है। जैसे ही ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है उसके बाद इलनेस या डिजीज को ये कॉज कर रहा होता है। बैक्टीरिया या वायरस की एंट्री इनटू ह्यूमन बॉडी इलनेस या डिजीज को कॉज कर रही होती है। तो इलनेस या डिजीज विल बी इफेक्ट इन दिस केस। अब यहाँ पे जो पॉइंट है कि ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया एंटर होता है या वायरस एंटर होता है, तो वो किस तरह से इलनेस या डिजीज को कॉज करता है। अब वो किस तरह वाली जो रीजनिंग हम देंगे, दैट विल बी नोन एज कॉजल रीजनिंग। वो क्या है, वी नो दी प्रोसेस, कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है या जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है। हम जानते हैं कि डिफेंसिव सिस्टम में ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, और हमने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, कि जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का अटैक होता है बॉडी के ऊपर, तो बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम एक्टिव होता है, एंटीबॉडीज इकट्ठा होके उस बैक्टीरिया या वायरस के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब इस फाइट में अगर तो
इम्यूनिटी सिस्टम किसी का वीक है, एंटीबॉडीज उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है या उतने नंबर में नहीं है जितनी के इनफ होंगी बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के लिए, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया और वायरस विल विन द फाइट, और फिर वो पूरी बॉडी के ऊपर हमला कर देंगे, जिसके बदले में ह्यूमन बॉडी में इलनेस या कोई डिजीज अकर हो जाएगी। अब ये जो स्टोरी है कि बैक्टीरिया के एंटर होने के बाद क्यों इलनेस कॉज होती है, इलनेस क्यों हो जाती है, तो ये जो सारी स्टोरी है इसी को हम कॉजल रीजनिंग कहते हैं। तो प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉजल रीजनिंग बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जब तक हमें नहीं पता होगा कि ये जो इलनेस है या ये जो डिजीज़ है ये कौन से बैक्टीरिया के अटैक की वजह से हुई है, कौन सा वायरस बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तब तक वी विल नॉट बी एबल टू ट्रीट दी डिजीज़। अब इसमें जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी ना कभी तो आप गए होंगे या किसी के साथ आप गए होंगे, फैमिली मेंबर, फ्रेंड, किसी के साथ भी, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या हुआ, आप बताते हैं कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है, कुछ साइन सिम्टम्स आप बताते हैं। उसके बाद वो कुछ चीज़ें आपसे पूछता है कि क्या इसके साथ ये भी हो रहा है, इसके साथ ये भी हो रहा है, दो चार चीज़ें, आपने रात में क्या खाया था, पेट में आपके क्रैम्प्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको खांसी हो रही है, तो वो आपके जो है वो चेक करेगा कि सांस आप लें, स्टेथोस्कोप लगाएगा आपके बैक पे, और उसके बाद वो चेक करेगा कि कहीं आपके लंग्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस लेने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेप वो करेगा। अब इसमें कुछ अज्यूम्ड फैक्टर थे, उसको लग रहा था कि जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं शायद उसकी बेस पे ये एक दो चार बीमारियां, इनमें से कोई एक बीमारी इस ह्यूमन को हो सकती है। उसके बाद श्योरिटी के लिए ही विल स्टार्ट आस्किंग सम अदर क्वेश्चंस जो वो आपसे पूछते हैं, जवाब देते हैं आप। उसके बाद वो आपको एक दो टेस्ट लिख के देते हैं कि जाएं आप ये टेस्ट करवाएं। आप जाते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं, फिर वो देखते हैं कि ठीक है जी ये वाला बैक्टीरिया है, तो वो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। समटाइम्स ये भी होता है कि वो दो चार टेस्ट करवाता है, फिर उसके बाद फर्दर दो चार मजीद टेस्ट करवाता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो एक्यूरेट कॉज है वो क्या है, बैक्टीरिया है क्या, मसला कहाँ पे आ रहा है, ताकि वो कॉज को सही तरह से आइडेंटिफाई करने के बाद उस कॉज को ख़त्म करने की कोशिश करे और उसके लिए कोई मेडिसिन आपको तजवीज़ करे। अब जब तक कॉज आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक जो इलनेस है, जो इफ़ेक्ट है, वो क्योर नहीं होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स कम होना शुरू हो गई हैं, दैट्स एन इफेक्ट, दैट्स एन आउटकम, कोई प्रॉब्लम है, कोई रिजल्ट है जो कि विजिबल है। अब ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटीज़ देखेंगी कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो कि डिक्रीज इन सेल का बाइस बन रही हैं, इसकी वजह बन रही हैं। वो देखते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट का फ्लेवर चेंज किया, तो वो कस्टमर्स who are purchasing our products due to its flavor, they have stopped buying the product right now, रीज़न के मे बी उनको न्यू टेस्ट पसंद नहीं आया। अब सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम इज एन इफेक्ट। अब उसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं, क्या कंपैटिटर ने अपने कोई डिस्काउंटेड प्राइस में वही प्रोडक्ट ऑफर करना शुरू कर दिए, सेल लगाई हुई है, या फिर आपकी प्रोडक्ट में आपने डेवलपमेंट की, उसका फ्लेवर चेंज किया, तो उसकी वजह से आपके टारगेट मार्केट को वो फ्लेवर पसंद नहीं आया, दैट्स वाई दे आर नॉट परचेजिंग योर प्रोडक्ट एनी मोर। या क्या हो सकता है कि कोई भी और रीज़न हो सकता है, आपने इंटेंसिव मार्केटिंग ना की हो जबकि उसकी ज़रूरत हो। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा कि मेजर कॉज क्या है,
पॉसिबल है कि आपका फ्लेवर आपके कस्टमर्स को पसंद ना आया, तो फिर फ्लेवर को चेंज करना या पुराने फ्लेवर पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो इफ़ेक्ट है, जो प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये जो हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, उसको कहते हैं कॉजल रीजनिंग। और इसका पर्पस ये होता है कि कॉजल रीजनिंग की बेस पे ही समवन कैन आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम और एक्चुअल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से एक आउटकम अकर हो रहा है, जिसकी वजह से एक डिजीज अकर हो रही है। तो प्रोसेस जब तक आपको पता नहीं होगा, कॉज रीजनिंग जब तक पता नहीं होगी, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पता नहीं होगा, तब तक यू वोंट बी एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, यू वोंट बी एबल टू ट्रीट द डिजीज। इसके बाद हम कह सकते हैं डेफिनेशन वाइज कि causal reasoning is an inductive reasoning in which some effect is inferred from what is assumed to be its cause, or some cause is inferred from what is assumed to be its effect. Number one, it's an inductive reasoning. Of course, it is an inductive reasoning. We already know it कि inductive reasoning में we are having only conclusion. बारिश हो रही है, कैसे हो रही है? आइंस्टाइन ने देखा कि एक जो एप्पल है, बल्कि उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि कोई भी चीज़ जो है ऊपर से गिरती है तो वो ज़मीन की तरफ आती है। तो क्यों आती है? चीज़ों का ज़मीन की तरफ आना, दैट वाज अ कंक्लूजन। उसकी रीजंस क्या हैं? ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट कि ऐसा हो क्यों सकता है। फिर उसने ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो सारा आप थ्योरी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, आप उस कंक्लूजन के लिए पॉसिबल कॉजेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और उनका इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का कॉजल रिलेशनशिप जब बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और इसमें क्या होता है कि सम इफेक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम व्हाट इज अज्यूम्ड टू बी इट्स कॉज। क्या आपके सामने एक इफेक्ट है, एक आउटकम है, तो आप समझते हैं कि ठीक है, इसकी वजह ये हो सकता है। जैसे किसी को अगर फ्लू हो रहा है, उसको फीवर भी है और इसके साथ उसका गला भी थोड़ा बहुत ख़राब है, तो अभी चूंकि ये कोरोना का दौर है, हाँ, और आपका जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी काम करना थोड़ा थोड़ा ख़त्म कर रहे हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसकी बेस पे, ये जो कॉजेज हैं, इसकी बेस पे आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि कोरोना एंटर हो चुका है और ये कोरोना का पेशेंट होगा। आपने कॉजल रीजनिंग बिल्ड की बेस्ड ऑन द साइन सिम्टम्स, बेस्ड ऑन द कॉज। ये अज्यूम्ड इफेक्ट हो सकते हैं कॉज के, या फिर अज्यूम्ड कॉजेज हो सकती हैं किसी इफेक्ट की। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम वाली बात की, जैसे डिजीज या इलनेस वाली बात की, वो इफेक्ट थे। अब उन इफेक्ट के लिए या उन रिजल्ट्स के लिए पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं, व्हेन वी विल बी आइडेंटिफाइंग दोज कॉजेज, तो वही इंडक्टिव रीजनिंग होगी। तो इसमें पॉसिबल कॉजेज को आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है, या अगर एक कॉज है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे किसी को पता है अगर कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, वी आर वेल अवेयर ऑफ इट। तो वो किस तरह से होगा, दैट्स ऑल अबाउट कॉजल रीजनिंग। अब ये जो कॉजल रीजनिंग है या कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, इट हैपन्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसमें कुछ ऐसी कॉजेज होती हैं जो कि नेसेसरी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम सफिशिएंट कंडीशंस कह सकते हैं। अब ये दोनों, हम नेसेसरी की बात करते हैं या सफिशिएंट कंडीशन की बात करती हैं, तो ये हैं क्या चीज़ें। यहाँ पे हम देखते हैं नेसेसरी। व्हेनेवर वी यूज अ वर्ड नेसेसरी, तो मतलब हुआ कि ज़रूरी, जिसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है।
इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी ए बी सी फैक्टर है दैट इज नेसेसरी फॉर एक्स वाई जी आउटकम, तो ए बी सी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्स वाई जी आउटकम। जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरिया या वायरस की एंट्री इनटू ह्यूमन बॉडी इज अ नेसेसरी कंडीशन टू कॉज इलनेस। जब तक वो बॉडी में एंटर नहीं होंगे ह्यूमन बॉडी इलनेस का शिकार हो ही नहीं सकती। तो ये होगी नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि हम जैसे हम जानते हैं स्मोकिंग कॉज कैंसर, स्मोकिंग कॉज कैंसर, स्मोकिंग करना कैंसर को कॉज कर सकता है, लेकिन सिर्फ स्मोकिंग इज नॉट अ कॉज फॉर कैंसर। दिस इज नॉट द ओनली केस कि स्मोकिंग जो करता है सिर्फ उसी को कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं हु डोंट स्मोक इवन देन उनको कैंसर होता है। दैट मीन्स स्मोकिंग इज नॉट द ओनली कॉज जो कि कैंसर की वजह बनता है, बट देयर कैन बी सम अदर पॉसिबल फैक्टर्स जो कि कैंसर को कॉज कर सकते हैं। हम फर्दर इनको डिस्कस करते हैं। Necessary condition for the occurrence of a specified event is a circumstance in whose absence the event cannot occur. In whose absence the event cannot occur. That means ये कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह को अगर हम ख़त्म कर दें, उसको हम निकाल दें, तो ऑटोमेटिकली जो इफ़ेक्ट है, जो रिज़ल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे इलनेस होती है तो उसके लिए बैक्टीरिया या वायरस ही रीज़न होता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब वो क्या कर किया जा रहा है, वो जो नेसेसरी कंडीशन है टू कॉज एन इफेक्ट, टू कॉज द इलनेस, उसको एब्सेंट कर दिया गया है। एक और एग्जांपल है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है, पानी का फार्मूला हमने पढ़ा है H2O होता है, उसमें ऑक्सीजन इज अ नेसेसरी कंडीशन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो पानी नहीं बनेगा। इसी तरह से वेयर एवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे कंबशन का प्रोसेस अकर हो सकता है। हमने पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, हम इसको उल्टा करके देखते हैं कि अगर हम उस कॉज को एब्सेंट कर देते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन को हम ख़त्म कर देते हैं, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में हम आग जलाने की कोशिश करेंगे तो आग नहीं जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन प्रोसेस। इसी तरह से हम कह सकते हैं if P is necessary for Q then Q cannot be true unless P is true, या simple words में we can say Q is true only if P is true, कि सिर्फ Q के होने की वजह से सिर्फ P के होने की वजह से Q अकर हो सकता है, नेसेसरी कंडीशन। एक एग्जांपल हम शेयर करते हैं यहाँ पे, नेसेसरी कंडीशन फॉर हैविंग एन एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। तो एडमिशन इन यूनिवर्सिटी इज अ आउटकम, ये एक रिजल्ट है, ये एक इफेक्ट है। तो इसके लिए व्हाट कैन बी द नेसेसरी कंडीशंस। नंबर 1, अब ये हम कॉजेज पढ़ रहे हैं, यू मस्ट बी अ ह्यूमन। हमने नहीं देखा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में नॉन ह्यूमन को एडमिशन मिला हो, कोई बर्ड या कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट, कोई भी और क्रिएचर वहाँ पे पढ़ रही हो, किसी को एडमिशन मिला हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको अब इसकी एब्सेंस करके देखते हैं, व्हाट कैन बी दी रिजल्ट, एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में या कि नहीं होता। यू मस्ट बी अ ह्यूमन for getting an admission in the university, so we can say being a human is a necessary condition for having an admission in the university.
यस, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। कैसे? अगर अब हम देखते हैं कि अगर ह्यूमन आप नहीं है तो फिर क्या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है? ऑफ कोर्स नहीं। इफ यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग then you won't be able to get admission in the university. हमने cause को human होना is a cause for getting admission in the university. हमने cause को यहाँ से absent कर दिया, यहाँ से exclude कर दिया, आप human हैं ही नहीं है, तो फिर of course जो effect है वो भी अगर नहीं होगा, university में admission नहीं मिलेगा। Then you must apply in university. Another necessary condition, जब तक आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक यू वोंट बी एबल टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। तो हम कह सकते हैं अप्लाइंग इन यूनिवर्सिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर हैविंग एन एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। अब इसकी एब्सेंस करके हम देखते हैं, इफ यू डोंट अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स यू विल नॉट गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, आपका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। Then you must have decent grades. Eligibility criteria is always given in the university admissions. तो अगर तो उस पर आप पूरा नहीं उतर रहे हैं, सपोज यूनिवर्सिटी हैव मेंशन्ड दैट 70%, एटलीस्ट 70% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर 70% मार्क्स नहीं होंगे, इसको एब्सेंट करके देखते हैं, इफ यू डोंट हैव 70% मार्क्स देन अगेन यू विल नॉट बी एबल टू गेट एडमिशन इन दी यूनिवर्सिटी, इफेक्ट भी नहीं आएगा। सो इस टाइप की जो कंडीशंस हैं, जो कॉजेस हैं, इनको नेसेसरी कंडीशंस कहते हैं, जिनकी एब्सेंस में इफेक्ट कैन नेवर बी हैपन। उसके बाद देयर इज अनदर टाइप ऑफ कंडीशन जिसको सफिशिएंट कंडीशन बोला जाता है। सफिशिएंट, काफी, इनफ, बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। हम नेसेसरी में कहते हैं कि दिस इज द ओनली कंडीशन जिसके बिना इफेक्ट आ ही नहीं सकता, लेकिन सफिशिएंट में ऐसा नहीं है। Sufficient condition for the occurrence of an event is a circumstance in whose presence the event must occur. अगर तो वो एग्जिस्ट करती है कॉज, तो फिर इफेक्ट आएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपके साथ पानी के फॉर्मूला वाली एग्जांपल शेयर की, H2O, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन इज दी नेसेसरी कंडीशन, लेकिन दैट्स नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? उसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स भी होने चाहिए। तो हाइड्रोजन की एब्सेंस में, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी तो ही जो पानी है वो बन पाएगा। इसी तरह से हमने जो एग्जांपल शेयर की थी, एंट्री ऑफ वायरस और बैक्टीरिया इनटू ह्यूमन बॉडी, उसमें हमने कॉजल रीजनिंग को पढ़ा कि एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, एंटीबॉडीज होती हैं जिनके साथ बैक्टीरिया और वायरस हैव टू फाइट। अब ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है या एंटीबॉडीज हैं, वो सफिशिएंट कंडीशन है। वीक जब तक इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होगा तब तक बैक्टीरिया इलनेस को कॉज नहीं कर पाएगा। तो वी कैन से weak immunity system is a sufficient condition for illness. अब यहाँ पे कुछ और हम फर्दर इसके बारे में पढ़ते हैं। If P is sufficient for Q, then P being true is enough to make a Q true. या हम कह सकते हैं if P is true, then Q is true. Sufficient condition में एक और बात बता दूं कि अगर हम उस फैक्टर को, उस कॉज को निकाल भी दें तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपका इफेक्ट या रिजल्ट या आउटकम अकर होगा। पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन नहीं होती, उसकी एब्सेंस से इफेक्ट खत्म नहीं हो जाता। हम कह सकते हैं समहाउ और दी अदर कि ये जो सफिशिएंट कंडीशन है ये सपोर्टिव कंडीशंस होती है एक इफेक्ट की अकरेंस के लिए। हम सफिशिएंट कंडीशंस देखते हैं फॉर हैविंग एन एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी।
I love HRM. Yeah, I love science. I love engineering. That's why I am taking admission in the university. लेकिन if you don't love HRM, engineering, science, even then number of students are there who are getting admissions in the university. उनकी मर्जी नहीं भी है लेकिन पेरेंट्स ने उनको एडमिशन दिलाया है. तो without having an interest in any degree, you can get admission in the university क्योंकि आपने necessary conditions को fulfill कर रखा है. तो if you don't love your chosen type of study, it's okay. आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, देन इफ यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इवन देन आपका एडमिशन हो जाएगा. देन वी मस्ट हायर हिम. एक इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, नेसेसरी कंडीशंस को पूरा कर रहा है. अब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको हायर करना चाहती है, दैट कैन बी अ सफिशिएंट कंडीशन, फिर उसको हायर किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. बीइंग ह्यूमन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग अ मैमल. अब यहाँ पे यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव. बीइंग ह्यूमन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग अ मैमल. हमने डिस्कशन किया कि नेसेसरी कंडीशन में अगर कॉज को एब्सेंट कर दिया जाए तो इफेक्ट नहीं होगा. इफ वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट कि ये नेसेसरी कंडीशन है या ये एक सफिशिएंट कंडीशन है, तो उसके लिए हम इसकी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बना के एनालाइज कर सकते हैं. सपोज ह्यूमन होना is enough for being a mammal, is necessary condition for being a mammal. इनफ नहीं होगा क्योंकि इनफ का वर्ड हम यूज करते हैं सफिशिएंट के लिए. बीइंग ह्यूमन इज अ नेसेसरी कंडीशन के मैमल होने के लिए जरूरी है कि आप ह्यूमन हों. अगर हम इसको करें कि कोई अगर ह्यूमन नहीं है तो क्या वो मैमल हो सकता है? यस, पॉसिबल है, क्योंकि बर्ड्स में, एनिमल्स में, इंसेक्ट में देयर आर मैमल्स, दे आर नॉट ह्यूमन. दैट मीन्स ह्यूमन होना इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग अ मैमल. तो हम कह सकते हैं कि बीइंग ह्यूमन इज अ सफिशिएंट कंडीशन. अगर ह्यूमन आप हैं तो ठीक है, इट्स इनफ टू बी अ मैमल. लेकिन अगर आप ह्यूमन नहीं भी हैं, इवन देन यू कैन बी अ मैमल. बर्ड्स या एनिमल्स या इंसेक्ट या दूसरी स्पीशीज की में भी तो मैमल्स होते हैं. तो इसलिए ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है, बीइंग ह्यूमन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग अ मैमल, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. एंड द अदर वन जो जिसमें हम ह्यूमन होने को सफिशिएंट कंडीशन कह रहे हैं फॉर बीइंग अ मैमल, इट्स अ ट्रू. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट एग्जांपल. Being a female is a necessary condition for being pregnant. अब ये नेसेसरी है या कि सफिशिएंट है? फीमेल होना, प्रेग्नेंट होने के लिए फीमेल होना नेसेसरी है या कि सफिशिएंट है? वी नो इट कि प्रेग्नेंट होने के लिए फीमेल होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी उसके ऑर्गन्स हैं जो प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड होते हैं वो फीमेल के पास होते हैं, मेल के पास नहीं होते हैं. तो अगर you are not a female, you won't be able to get pregnant. हमने इसको एब्सेंस करके देखा. हमारी जो एब्सेंस ऑफ कॉज है वो इफेक्ट को खत्म कर देगी. इफ यू आर नॉट अ फीमेल, you will not get pregnant. That means female is a necessary condition. तो statement will be a true statement. अब इसमें जो हम P और Q के ट्रू होने की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे देखें. इफ यू आर अ फीमेल, अगर ऐसा है तो यू विल बी प्रेग्नेंट. पी क्यू है, पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू हो गया.
then being a male sibling is necessary and sufficient for being a brother. अब ऐसा भी नहीं होता कि या तो सिर्फ नेसेसरी कंडीशन हो सकती है कोई भी कॉज, या वो सिर्फ सफिशिएंट हो सकती है। सिर्फ सफिशिएंट या सिर्फ नेसेसरी नहीं हो सकती। समटाइम्स ऐसा होता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं। एग्जाम्पल है बीइंग अ मैमल सिबलिंग इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर बीइंग अ ब्रदर। अब ब्रदर यहाँ पे एक इफेक्ट है, तो ब्रदर होने के लिए इट्स नेसेसरी एंड इनफ टू बी अ मेल सिबलिंग। अगर आप सिर्फ मेल सिबलिंग हैं तो दैट्स इनफ फॉर बीइंग अ ब्रदर एंड दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट टू बी अ ब्रदर। नेसेसरी कैसे कि इफ यू आर नॉट अ मेल सिबलिंग तो फिर यू वोंट बी अ ब्रदर। हमने कॉज को एब्सेंट करके देखा। इफ यू आर नॉट अ मेल सिबलिंग यू विल नेवर बी अ ब्रदर। अब ये सफिशिएंट कैसे है कि नो अदर क्वालिटी इज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ ब्रदर, दैट्स इनफ। मेल सिबलिंग होना इज इनफ फॉर बीइंग अ ब्रदर। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट हो गया। देन अनदर एग्जांपल, अब इसको हम क्या कहेंगे, ये एक अगेन ट्रू स्टेटमेंट है। then hard work is a necessary condition for success। हार्ड वर्क अगर आप नहीं करते तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग स्मार्टर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शॉर्टकट्स को फाइंड आउट करते हैं और उनकी वजह से सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज फॉर बीइंग सक्सेसफुल। तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, सो इट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। then practice is necessary condition for success। अब यहाँ पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, और ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। सो प्रैक्टिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सक्सेस एंड इट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सिर्फ सफिशिएंट और सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस हो सकती हैं, समटाइम्स दोनों हो सकते हैं। तो हम उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से कुछ एग्जांपल्स को शेयर करते हैं। नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अब जैसे मैंने एग्जांपल शेयर किया, ऑक्सीजन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर वाटर बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हाइड्रोजन के भी दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तो ऑक्सीजन इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। इसी तरह से स्टीयरिंग व्हील इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। अगर आप अच्छी स्टीयरिंग कर लेते हैं दैट डजंट मीन कि आप एक अच्छे ड्राइवर हैं। अच्छी ड्राइविंग के लिए स्टीयरिंग अच्छी होना इनफ नहीं है, उसके साथ कुछ और चीज़ें भी आपको चाहिए होती हैं। ये नेसेसरी तो है, स्टीयरिंग पे आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये नॉट सफिशिएंट कंडीशन है। देन एक और केस हम डिस्कस करते हैं, सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी कंडीशन। अब सफिशिएंट तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसे पोटैटोज इन वाटर इज सफिशिएंट कंडीशन टू कुक पोटैटोज। अब पोटैटोज पकाने के लिए पानी में पोटैटोज को बॉयल करना एक सफिशिएंट कंडीशन है, बट इट्स नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। अगर आप पानी में पोटैटोज को बॉयल नहीं करते हैं पोटैटोज फिर भी बन सकते हैं। हमने पोटैटोज को पानी में नहीं डाला। नेसेसरी के केस में अगर आप एब्सेंट करते हैं कॉज को तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम पानी में पोटैटोज को नहीं डालते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ वेज जिनके थ्रू वी कैन कुक पोटैटोज। तो इसलिए ये सफिशिएंट तो है लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसी तरह नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, देयर आर फ्यू केसेस जिसमें के नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस दोनों मौजूद होती हैं। लाइक
The same example, being a male sibling is necessary and sufficient for being a brother. I already have discussed it, so मैं इसके ऊपर further time नहीं लगाऊंगी. Next example है obtaining 4 GPA in each subject is necessary and sufficient to obtain 4 GPA in this semester. अब एक सेमेस्टर में आपने 4/4 GPA लेना है, तो उसके लिए ज़रूरी है और काफ़ी है कि आपका 6 के 6 सब्जेक्ट में 4 GPA आए. ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर सब्जेक्ट में 4 GPA नहीं आता तो आपका 4 GPA सेमेस्टर का नहीं बनेगा. किसी एक में आप अज्यूम करें किसी एक में 3.5 है, तो 4 GPA आपका इफेक्ट होगा जब आप एवरेज लेंगे, वो 4 नहीं बनेगा, 4 से कम बनेगा. तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है. और सफिशिएंट है कि आपके सारे सब्जेक्ट में अगर 4 GPA आ रहा है तो सेमेस्टर का GPA आपका 4 बन जाएगा, उसके लिए कुछ एडिशनल आपको नहीं रिक्वायर्ड है.